हेलो एवरीवन, पांडे जी क्लासेस में एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर केमिकल काइनेटिक के एमसीक्यू को सोल्व करेंगे, जो कि अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। और जिन बच्चों का बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाला है उसमें जो एमसीक्यू आएंगे उसमें मुझे उम्मीद है कि यहाँ से क्वेश्चन आपके सीबीएसई में आने के चांस ज्यादा है। तो फटाफट में इसको सोल्व कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, टाइप फर्स्ट। इसमें क्या है कि आपको चार में से केवल एक ही ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। और सीबीएसई में भी यही पैटर्न आपका फॉलो हो रहा है। एक तो एसेशन रीजनिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं और दूसरा क्या हो रहा है, आपको वन करेक्ट आंसर के ऑप्शन आते हैं। तो किस टाइप से करना है, बिल्कुल सिंपल है, फटाफट में कर लेते हैं। वो कहता है व्हाट इज द रोल ऑफ कैटलिस्ट इज टू चेंज। कैटलिस्ट क्या करता है? क्या गिब्स एनर्जी को चेंज करता है? नहीं। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को चेंज करता है? नहीं। एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करता है? यस। क्योंकि कैटालिस्ट क्या करता है, स्टूडेंट आपको क्लियर होना चाहिए। मान लो ये मेरी कोई रिएक्शन है, तो कैटालिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है बाय फॉर्मिंग द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो ये कैटालिस्ट क्या कर रहा है, केवल एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर रहा है, ना तो रिएक्टेंट की एनर्जी को चेंज कर रहा है, ना ही प्रोडक्ट की एनर्जी को चेंज कर रहा है। अभी इसी से ऊपर एक इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और आएगा, क्या ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को चेंज करता है? तो आपका आंसर होगा नो, क्योंकि डेल्टा एच क्या रहेगा, सेम रहेगा। यहाँ पे भी कह रहा है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को चेंज नहीं करेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को भी चेंज नहीं करेगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट में देखें, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट हीट इवोल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन क्या होगी। अब आपको हीट इवोल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड क्या होता है, ये होता है। तो आपको पता है डेल्टा एच क्या है, सेम है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, रिमेन अनचेंज्ड। नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन कैन बी डिटरमिन्ड बाय, कैसे निकालेंगे, डिटरमिन द रेट कांस्टेंट एट ए स्टैंडर्ड टेंपरेचर, डिटरमिन द रेट कांस्टेंट एट टू टेम्परेचर। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्यों? क्योंकि आपको फार्मूला पता है स्टूडेंट कि log K2 अपॉन K1 इक्वल टू क्या होता है, EA अपॉन 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। अगर हमें दो डिफरेंट टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है तो हम वहां से क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको यहाँ पे एक पिक्चर दे रखा है, ग्राफ दे रखा है, और इसके थ्रू हमें बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें स्टूडेंट, ये जो होता है ये एक्टिवेशन एनर्जी है, और यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो एक्टिवेशन एनर्जी इन दोनों का क्या है, E1 और E2 का सम है। तो पहले केस में कह रहा है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज E1 एंड E2 एंड प्रोडक्ट इज लेस स्टेबल देन रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट क्या है, लेस स्टेबल है। अब यहाँ पे E1 और E1 के इक्वल है और लेस स्टेबल है, तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। अब लेस स्टेबल कैसे पता चला, अब प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से क्या है स्टूडेंट, ज्यादा है। आपको पता होना चाहिए लेसर इज द एनर्जी, मोर इज द स्टेबिलिटी। अब इसकी एनर्जी ज्यादा है तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। तो बिल्कुल करेक्ट कह रहा है, पहला ऑप्शन ही इसका आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट में देखिए, आपको ग्राफिकल मेथड दे रखा है। वो कह रहा है कि आपके पास रिएक्शन, आपको पता है कि क्या होता है, ए e की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। अब नेचुरल लॉग ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग के इक्वल टू नेचुरल लॉग ए माइनस ई ए अपॉन आर 1/t। ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी। कह रहा है प्लॉट करो कर्व किसके बीच में, नेचुरल लॉग के और 1/t के बीच में। तो स्लोप क्या होगा, माइनस ई ए अपॉन आर। अब ये स्लोप क्या है आपका, नेगेटिव में, इसलिए कर्व कहां से स्टार्ट होगा, ऊपर से। तो ऐसे कौन से कर्व हैं ये, बाकी तीनों तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा, फर्स्ट आ जाएगा। तो फटाफट इस टाइप के क्वेश्चन आपको करने हैं प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7। अब इसमें क्या कह रहा है, आपकी एक इक्वेशन है k इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा k है a e की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। तो x एक्टिवेशन एनर्जी को अगर बढ़ाता भी तो यहाँ पे नेगेटिव साइन है, एक्सपोनेंशियली क्या होगा, डिक्रीज। तो टेम्परेचर अगर रेट कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ रही है तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होनी चाहिए। तो हम ये ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए थर्ड में क्या है, रेट कांस्टेंट इंक्रीज हो रहा है विद डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। अब यहाँ पे देखिए रेट कांस्टेंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है विद डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी, दोनों में सेम आ रहा है। अब क्या फैक्टर काम करेगा, अगला क्या है, यहाँ पे कह रहा है डिक्रीजिंग टेम्परेचर और यहाँ क्या कह रहा है, इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा,
रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, इसलिए आपका फोर्थ ऑप्शन क्या होगा, ठीक होगा। कितने आसपास यानी बिल्कुल नजदीक का माइनॉरिटी चेंज आ रहा है, यही चीज आपको एमसीक्यू, हमें लगता है कि एमसीक्यू पेपर में आएंगे तो इजी है, मगर एमसीक्यू को बड़े ध्यान से आपको पढ़कर पेपर करना पड़ेगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है वो, ए ग्राफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन रिलीज, ये आपको वॉल्यूम दे रखा है और यहाँ पे टाइम क्या दे रखा है आपको, टाइम फॉर द रिएक्शन, यहाँ पे टाइम दे रखा है 20, 40, 50। जिंक एंड dilute HCl इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ दिस मार्क्स। वो कह रहा है बताओ कि इसके अंदर कौन सा एवरेज रेट रिएक्शन है। अब यहाँ पे लैंग्वेज को पढ़िए, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन अप टू 40 सेकंड, 40 सेकंड पर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट वो क्या होगा, ये। अब आप कहेंगे सर ये क्यों होगा, क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें, एक तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये भी, मगर ये अगर ध्यान से देखें तो V3 और V2 क्या है, V3 कहाँ पे स्टूडेंट, ये रहा, और V3 पे टाइम क्या है 40 सेकंड, और उसके बाद V2 क्या है, V2 की बात करें तो V2 पे क्या है 30, यानी 40 - 30 होना चाहिए, मगर यहाँ पे खाली 40 दिया है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अगली बात करें, अगेन ये ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि अप टू 40 कह रहा है, यहाँ तो 30 मिनट पे ही बात, उसने 30 मिनट टाइम पे ही बात कर ली, ये भी पॉसिबल नहीं, 40। अब ये कैसे पॉसिबल है, ध्यान से देखिए, V3 माइनस, अब अगर हम जीरो पे बात करें क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना, जीरो से बात करें, जीरो से 40 के बीच में 40 - 0 क्या आएगा, 40 आपका V3, और यहाँ पे क्या है V3, क्योंकि यहाँ पे तो वॉल्यूम कुछ है ही, इसलिए V3 माइनस कुछ नहीं किया मैंने, इसलिए आपका ऑप्शन क्या होगा, थर्ड क्या होगा, करेक्ट होगा, और बाकी कोई ऑप्शन पॉसिबल नहीं है क्योंकि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहा है। अगला देख लेते हैं स्टूडेंट हम, नेक्स्ट देख लेते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9। वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। पहला देखें, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी फ्रैक्शनल, सही कह रहे हैं। अगली बात करें, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड क्वांटिटी, बिल्कुल सही है, हम एक्सपेरिमेंटली बात करते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये गलत है। ये नहीं है कि हमको कोई रिएक्शन बैलेंस दे रखी है, हमने उसके रिएक्टेंट को सम किया, वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। वो क्या होता है, अगली लाइन देखिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ पावर ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन टर्म ऑफ द रिएक्टेंट इन रेट लॉ एक्सपेरिमेंट, ये बिल्कुल एग्जैक्ट करेक्ट है। यानी रेट लॉ इक्वेशन जो होती है उसमें जो पावर होती है कंसंट्रेशन टर्म की, उसके सम को क्या कहते हैं, ऑर्डर। एग्जाम में आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन आती है तो आपने यही लाइन क्या करनी है, मेंशन करनी है, काफी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बात करें, अगेन अपने आप में थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, सेम वही पैटर्न आ गया, यहाँ पे वॉल्यूम दे रखा है और यहाँ पे आपको टाइम दे रखा है। कंसीडर द ग्राफ बिटवीन, जो अभी पहले था, फॉलोइंग ऑप्शन डज नॉट शो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो अब हमने ये देखना है कि कंसीडर द ग्राफ गिवन इन द फिगर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डज नॉट शो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कौन सा नहीं है। तो पहले तो हमें ये देखना होता है, जब भी हमें कभी प्लॉट करना होता है, हमने कोई पॉइंट ले लिया, उसके ऊपर टेंजेंट ड्रा कर रहा है, ये हमने टेंजेंट ड्रा कर रखा है, इस टेंजेंट के ऊपर हमें देखना है अपना कर्व। अगर हम बात करें पहले को V5 कहां पे है, ये रहा, टाइम कितना है 15, सही है, और V2 इस कर्व को कहां टच कर रहा है, यहाँ पे, और टाइम क्या है 30, सही है, ये आपका करेक्ट है। अगला देखते हैं V4 इस कर्व को, जो स्ट्रेट लाइन जो हमने टेंजेंट ड्रा किया उसको कहां टच कर रहा है, यहाँ पे। अब इसके रिस्पेक्ट में क्या है, टाइम गिवन नहीं है, मगर वो क्या कह रहा है, इस रिस्पेक्ट में टाइम कितना कह रहा है 50, दैट इज इनकरेक्ट। अब यहाँ देखिए V3 इस लाइन को कहां टच कर रहा है, यहाँ पे। V3 पे टाइम कितना है 40 और V2 पे कितना है 30, करेक्ट है। अगले को देखिए V3 पे 40, V1 पे कितना है, इस लाइन के ऊपर जो है 20, तो ये सारे क्या है करेक्ट है, वो ये क्या है आपका इनकरेक्ट है। थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का अपने आप में ये है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसके आंसर को समझ लें, नहीं तो इस वाले ऑप्शन को आप मेमोराइज कर लें, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। वो कहता है रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम एट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस, बिल्कुल सही है। जैसे जैसे रिएक्टेंट कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज हो जाएगा। तो पहला ही ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या है स्टूडेंट,
करेक्ट है, और बाकी आप पढ़ेंगे वो सब के सब क्या हैं, रॉन्ग है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट फॉर द रेट ऑफ रिएक्शन गिवन। अब आपके पास यहाँ पे बी आर नेगेटिव और यहाँ पे डेल्टा एच, इन दो की चीज साथ रिलेशन है, तो इन दो के साथ आप पहले रिलेशन खुद लिख लो क्या आएगा। तो क्या आएगा रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन आएगा यहाँ पे -1/5 डेल्टा बी आर नेगेटिव अपॉन डेल्टा एच इक्वल टू -1/6 डेल्टा एच पॉजिटिव बाय डेल्टा टी। अब वो यहाँ पे रिलेशन में केवल बी आर ले रहा है, यानी कि डेल्टा बी आर नेगेटिव चेंज इन बी आर नेगेटिव अपॉन डेल्टा टी क्या हो गया, 5 ऊपर चला जाएगा, 5/6 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव अपॉन टाइम इंटरवल। तो ऐसा ऑप्शन आपको कहाँ दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, थर्ड में, दैट इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13। अब यहाँ थोड़ा कर्व आपको हो सकता है पिक्चर क्लियर ना दिखी हो, मैं इसे डार्क कर देता हूँ आपको। तो ये 3 कर्व आपको यहाँ पर गिवन है, ठीक है स्टूडेंट। अब वो कह रहा है ये बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक का मतलब होगा डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, यानी कि ईपी। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, एनर्जी रिलीज हो रही है, यानी रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है और प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, कम है। तो ऐसा किस कर्व में आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, रिलीज हाइयर से लोअर पे जा रहा है, तो ये एक्सोथर्मिक है। यहाँ बात करें यार प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है तो देनी पड़ेगी, तो ये एंडोथर्मिक है। यहाँ दोनों सेम है, ना एक्सोथर्मिक है ना एंडोथर्मिक है, तो आपका ऑप्शन ए, ओनली ए क्या है, करेक्ट है, बाकी दोनों क्या है आपके रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट 14। क्या कह रहा हो, रेट लॉ फॉर द रिएक्शन a + 2b क्या दे रखा है, रेट = k ab। अब वो कह रहा है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट b इज डबल, b को डबल कर देते हैं, कीपिंग द कंसंट्रेशन ऑफ a कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट विल बी। अब ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग क्वेश्चन है, डिफरेंट है। अगर रेट कांस्टेंट की बात करें बेटा, रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, इसलिए आपका आंसर क्या होगा, फर्स्ट। मगर अगर एनसीईआरटी एग्जांपल की बात करें, उन्होंने डबल कर रखा है। डबल ये कब हो सकता है, यहाँ पे रेट कांस्टेंट की जगह टर्म क्या आ जाए, व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन। अगर रेट ऑफ रिएक्शन होता स्टूडेंट तो रेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा डबल, मगर क्योंकि वो रेट कांस्टेंट कह रहा है फिर क्या हो जाएगा, सेम, क्योंकि रेट ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, वो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन। कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग कौन सा गलत है। पहली बात देखें, इट कंसीडर द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल और एटम टू बी हार्ड स्फीयर एंड इग्नोर देयर स्ट्रक्चरल फीचर्स। बिल्कुल सही कह रहा है, हार्ड स्फीयर कंसीडर करते हैं कोलिजन थ्योरी के अंदर। नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन डिटरमिन द रेट ऑफ रिएक्शन। वो कह रहा है जितने इफेक्टिव कोलिजन हो रहे हैं और रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेंगे, डिटरमिन करेंगे। अगला देख ले क्या है, collision of rate of atoms or molecule possessing sufficient threshold energy result into product formation। और अगला कह रहा है molecule should collide with sufficient threshold energy and proper orientation। ये भी सही है, ये भी सही है, तो आपका ऑप्शन जो बनेगा वो क्या बनेगा स्टूडेंट, थर्ड। क्यों, क्योंकि कह रहा है collision of atom or molecule possessing sufficient threshold energy result into product formation। केवल थ्रेशोल्ड एनर्जी के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करता, प्रॉपर ओरिएंटेशन के ऊपर भी क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट करते हैं, वो कह रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 50% कंप्लीट इन दैट टाइम, 1.26 × 10⁻14 सेकंड। वो कहता है 100% कंप्लीट कब होगी, तो स्टूडेंट आपका आंसर क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है इनफाइनाइट, क्यों, क्योंकि कोई भी रिएक्शन होती है, मान लो A से B बना, ये उसका हाफ लाइफ है, अब B से अगला बना, ये इसका हाफ, यानी ये 50% हो गया, अगला 75% हो गया, फिर उससे आगे जाएंगे तो इसका हाफ क्या हो जाएगा 12.5, तो वो 87.5 होगा। तो इस तरह करते जाएंगे तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ आ जाएंगे, तो जिसलिए आपका आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट। यहाँ पे कई बच्चे क्या करेंगे, यार 50% उतने में डबल कर दो, ऑप्शन डबल को ढूंढ के टिक कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट जो है ये इनिशियल रेट मेथड के ऊपर न्यूमेरिकल है स्टूडेंट, आपको दे रखा है। वो कह रहा है आपको एक डाटा गिवन है, इसका रेट ला बताइए क्या होगा। तो हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, जनरल इक्वेशन बना लेते हैं, रेट = k a की पावर अल्फा और b की पावर
बीटा। अब उसके अकॉर्डिंग तीन इक्वेशन आपकी बन जाएंगे। R1 क्या बन जाएगा, K 0.30 की पावर अल्फा 0.30 की पावर बीटा, ये आपको रेट ऑफ रिएक्शन की बने। इसी तरह अगली बन जाएगी 0.30 अल्फा और 0.60 बीटा, और इसी तरह अगली। मगर एग्जाम में क्या होता है स्टूडेंट, इतना टाइम हमारे पास नहीं होता कि हम बैठ के इक्वेशन लिखें, क्योंकि ये 1 मार्क्स क्वेश्चन है। तो वहां पे आप डायरेक्ट भी यहाँ से देख के कर सकते हो क्या, कि दोनों में सेम कौन सा है, ये दोनों सेम है, तो हम क्या करेंगे 2 डिवाइड बाय 1, तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, k से k कट जाएगा, यहाँ 0.60 ये है तो 2 की पावर बीटा, और यहाँ पे क्या है 40 और 10 है तो 4 आ जाएगा, 4 का मतलब 2 की पावर 2, तो बीटा क्या हो गया आपका 2। और अगले में यहाँ देखेंगे इन दोनों में सेम कौन है, पहला और तीसरा, तो हम क्या देंगे R3 डिवाइडेड बाय R1, तो ये तो कट जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा डबल हो गया, तो ये 2 की पावर अल्फा, और यहाँ पे देखिए 0.10 से 0.20 2 की पावर 1, तो अल्फा क्या हो जाएगा 1। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा जिसमें A 1 हो और B 2 हो, तो ऐसा ऑप्शन आपका क्या है सेकंड। यहाँ पे लिखा नहीं होता, 1 जब होता है आप कंसीडर कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं 18 क्वेश्चन। 18 में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर कैटालिस्ट। कैटालिस्ट के लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। इट कैटालिसिस द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन टू सेम एक्सटेंट, बिल्कुल सही है, इसीलिए कैटालिस्ट क्या करता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट को चेंज नहीं करता। इट अल्टर द डेल्टा जी ऑफ द रिएक्शन, ये आपका क्या है गलत है, क्योंकि कैटालिस्ट ना तो डेल्टा एच को चेंज करता है और ना ही डेल्टा जी को चेंज करता है, ये इन दोनों को चेंज नहीं करता। इट इज अ सब्सटेंस दैट डज नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको। इट प्रोवाइड्स एन अल्टरनेट मैकेनिज्म बाय रिड्यूसिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, ये भी हमने स्टार्टिंग के क्वेश्चन में डिस्कस किया है कि कैटालिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर डाउन कर देता है। तो ये हमारा यहाँ पे ऑप्शन क्या आएगा आपका सेकंड। क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं स्टूडेंट, वो कह रहा है वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट इन स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट, depend on concentration of reactant present in excess, independent of the concentration of reactant depends only on the temperature। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आएगा सेकंड आएगा। अभी थोड़ा सा हट के है, अब आपने सर्वाइव कर लीजिए। मेरे पास कोई एक रिएक्शन है, केन शुगर प्लस वाटर, वाटर क्या आपका एक्सेस में है, गिव्स ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ये हमारी रिएक्शन होती है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब हम अगर इसकी रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो के आपका केन शुगर आ जाएगा यहाँ पे, और इनटू वाटर, जब हम इसकी सिंपली बात करते हैं। मगर क्योंकि वाटर एक्सेस में है तो हम इसकी कंसंट्रेशन को कंसीडर नहीं करते, तो ये चीज क्या आ जाएगी इसके बटे में आ जाएगी, यानी के जो आपका है वो क्या हो जाएगा रेट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। तो जो भी रेट ऑफ रिएक्शन होगा उसको हम वाटर की कंसंट्रेशन से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे जो k है डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रेजेंट इन एक्सेस। मैंने सॉल्वेंट को यहाँ पे एक्सेस में लिया है, इसीलिए जब उससे डिवाइड करोगे तो k की वैल्यू क्या हो जाती है चेंज हो जाती है यहाँ पे इस केस में, अदरवाइज बाकी केसेस में ऐसा नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं स्टूडेंट। ग्राफ आपको गिवन है और इसमें हमें ये बताना है कि जो रिएक्टेंट है A और प्रोडक्ट है B, इनके बीच में कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में हमने क्या कर दिया कर्व प्लॉट किया है। अब वो कह रहा बताओ इन चारों ग्राफ में से कौन सा करेक्ट है। अब आपको पता है कोई रिएक्शन जब होती है स्टूडेंट तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है डिक्रीज, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है इंक्रीज। तो A हमारा रिएक्टेंट है, अब देखिए A कहाँ डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे A क्या हो रहा है इंक्रीज, तो ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे A डिक्रीज हो रहा है और यहाँ पे भी A डिक्रीज हो रहा है। अब अगला क्या है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होनी चाहिए, यहाँ पे एक्सपोनेंशियली इंक्रीज नहीं हो रही, तो ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है, दिस इज योर करेक्ट आंसर। और यहाँ पे भी क्या हो रहा है यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो आपका आंसर क्या आएगा सेकंड क्या है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है एक्सपोन हमारा असर्शन एंड रीजनिंग टाइप। असर्शन और रीजनिंग की बात करें तो यहाँ पे 5 ऑप्शन है जो बार बार आप पहले भी कर चुके हैं। पहला कहता है कि दोनों ही करेक्ट हैं और बी उसका एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन है। बी ऑप्शन में हम कहते हैं कि दोनों सही तो हैं मगर एक दूसरे के एक्सप्लेनेशन नहीं है। और सी क्या कह रहा है आपका असर्शन करेक्ट है बट रीजन इनकरेक्ट है।
डी कह रहा है बोथ assertion and reasons are incorrect, और यहाँ पे फिफ्थ ऑप्शन दे दिया assertion is incorrect but reason is correct। सीबीएसई में जब क्वेश्चन आएंगे स्टूडेंट कई बार 4 ही ऑप्शन होते हैं, तो आपने एग्जाम के पैटर्न को ध्यान में करना है, इसको आपने याद करने की कोशिश नहीं करनी। पहला देख लेते हैं, और कह रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी जीरो और फ्रैक्शनल, बिल्कुल सही बात है। दूसरा कह रहा है वी कैन नॉट डिटरमिन द ऑर्डर फ्रॉम ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये भी सही कह रहा है, बट ये एक दूसरे के एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा? बी। अगला बात करें 58 पे, ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी आर सेम, ऐसा नहीं होता। ऑर्डर इज डिटरमिन्ड एक्सपेरिमेंटली एंड मोलिकुलरिटी सम ऑफ द स्टिक्योमेट्री कोएफिशिएंट, ये सही कह रहे हैं, यानी कि आपका एसर्शन क्या है? गलत है, और एसर्शन गलत है मगर रीजन सही है, तो इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट? यहाँ पर ई हो जाएगा। अगली बात करें, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन रिमेन कांस्टेंट इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। सबसे पहले क्वेश्चन में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, बिल्कुल सही है। A catalyst participate in the reaction, forms different activated complex and lower down the activation energy, but the difference in energy of reactant and product remains same। ये क्या कह रहा है? बिल्कुल सही कह रहा है, दोनों बातें ही क्या हैं? करेक्ट हैं, तो इसलिए आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। ये इसका एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। All collisions of reactant molecule lead to the product formation, ऐसा नहीं होता कि सारे के सारे कोलिजन प्रोडक्ट में बन सकें, ये गलत बात कह रहे हैं। Only those collision in which the molecule have correct orientation and sufficient kinetic energy lead to the compound formation, ये सही कह रहा है। पहला गलत है और दूसरा क्या सही है, फिर क्या हो गया ये ऑप्शन? ई। नेक्स्ट देख लेते हैं सेशन में क्या है, रेट कांस्टेंट डिटरमिन्ड फ्रॉम आर्मीनियस इक्वेशन आर फेयरली एक्यूरेट फॉर सिंपल एज वेल एज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। वो कह रहा है सिंपल रिएक्शन ले लो या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ले लो, रेट कांस्टेंट जो है आर्मीनियस इक्वेशन से जब हम निकालते हैं बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है। अब कह रहा है रिएक्टेंट मोलिक्यूल अंडरगो केमिकल चेंज इन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिएंटेशन ड्यूरिंग द कोलिजन, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि रिएक्टेंट प्रॉपर ओरिएंटेशन जब होगी तभी इफेक्टिव कोलिजन होगा, तो ये गलत है, ये सही है। इसका मतलब क्या हो गया हमारा? आपका एसर्शन करेक्ट है और रीजन गलत है, इसलिए आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा स्टूडेंट? यहाँ पे सी, या हम कह देंगे थर्ड। तो ये सारा मैंने आपको एक्सप्लेन किया है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर केमिकल काइनेटिक का, और मुझे उम्मीद है कि यहाँ से क्वेश्चन सीबीएसई में आपको आ सकते हैं। नहीं तो ये क्वेश्चन आपको पता है, चाहे आप सीयूईटी की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेईई मेंस, हर जगह इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।